बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो शॉक जो है इट इज़ ए स्टेट ऑफ हाइपोपरफ्यूजन। ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ हाइपोपरफ्यूजन एक्म्पनाइड बाय हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये शॉक है। हमारी मेरी ज़बान में लिखें तो हाइपोपरफ्यूजन प्लस हाइपोटेंशन को हम क्या कहते हैं, शॉक। ये दो चीज़ें याद रखना, हाइपोपरफ्यूजन और प्लस करके हाइपो टेंशन। ठीक है, इसको हम शॉक कहते हैं। देखो यूज़फुल जो है क्या कहते हैं, ठीक है ना, अगर पैरामीटर्स की बात की जाए शॉक को देखने के लिए, हम शॉक को कैसे चेक कर सकते हैं। देखो वेरियस पैरामीटर्स हैं, लेकिन मोस्ट जो यूज़फुल टू मॉनिटर पेशेंट ऑफ शॉक, जो मोस्ट जो यूजुअल पैरामीटर्स के हैं वो हैं हमारे पास हार्ट रेट है एक, और हार्ट रेट के अलावा क्या है हमारे पास बीपी है। लेकिन अगर ये हार्ट रेट और बीपी इनकी इंडिविजुअली चेक की जाए तो इनकी कोई स्टेटस नहीं होती। ठीक है, कोई स्टेटस। सो हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है किसको, हार्ट रेट को बीपी के साथ है। ठीक है ना, जब हम इंटीग्रेट करते हैं हार्ट रेट को बीपी के साथ तो हमारे पास एक इंडेक्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम शॉक इंडेक्स SI कहते हैं। यानी कि हम हार्ट रेट को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो शॉक इंडेक्स का क्या है कि हार्ट रेट डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, हार्ट रेट बटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को शॉक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि जो क्या आपको पता है कि जो ज़्यादा रिलायबल जो फॉर्म ऑफ बीपी होती है ना, वो है हमारी मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, तो हमारा मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स हमने फिर एक टर्म हमने बनाई जब हमने देखा कि देखो यार मोर रिलायबल जो है ना बीपी से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ बीपी क्या है, मेन आर्टेरियल प्रेशर। तो हमने फिर शॉक इंडेक्स को भी मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसमें हमने क्या किया, हार्ट रेट डिवाइड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जगह हमने क्या किया, मेन आर्टेरियल प्रेशर डाल दिया। ठीक है ना। नाउ हाउ वी इंटरप्रेट, ठीक है ना, तो हाउ वी इंटरप्रेट शॉक इंडेक्स और मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स। देखो एक तो ये एक रेशो है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, हार्ट रेट डिवाइड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर का। ठीक है, तो अब देखो ये रेशो कई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिनमें इंक्रीज़ हो सकता है और कई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिनमें ये डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस से जब ऊपर वाला बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो रेशो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखो ना कॉमन सेंस है। देखो रेशो है ना, रेशो इक्वल टू हार्ट रेट इनटू मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, अब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें ये शॉक इंडेक्स बढ़ता है। तो जब हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक आता है, देखो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली रेशो बढ़ जाएगा। सेम इज़ द केस विद कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में भी हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ेगा। इसी तरह सेप्सिस, SIRS और टॉक्सीमिया, जिसमें क्या पता है क्या, इसमें भी हार्ट रेट बढ़ता है। जब बढ़ता है तो क्या होता है, रेशो भी बढ़ता है। अब कौन से केसेस है जिनमें रेशो कम होता है, न्यूरोजेनिक शॉक। याद रखें न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक आपको पता है ना इसकी कॉज क्या होती है, न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है ना, तो इसकी एग्जांपल ले लो। न्यूरोजेनिक शॉक में ये मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स या शॉक इंडेक्स कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है क्या, जब न्यूरोजेनिक शॉक होता है ना तो डेफिनेटली हमारे सिंपैथेटिक आउटपुट कम हो जाता है। जब सिंपैथेटिक आउटपुट कम हो जाता है तो आपको पता है कि ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया आपको पता है ना, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज ब्रेडिकार्डिया। तो सिंपैथेटिक की कमी भी ब्रेडिकार्डिया कराती है। तो ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन हार्ट रेट, और आपको पता है जब डिक्रीज इन हार्ट रेट होगा तो ये रेशो भी कम हो जाएगा। तो देखो डिफरेंट सेटअप्स में शॉक इंडेक्स की डिफरेंट वो हैं। देखो इस शॉक में शॉक इंडेक्स कम हो रहा है, जबकि हाइपोवोलेमिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में ये इंक्रीज़ हो रहा है शॉक इंडेक्स। ठीक है, ठीक है ना, तो वही वाली बात है कि ब्राडिकार्डिया किस में होता है, डिक्रीज इन सिंपैथेटिक आउटपुट और इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक आउटपुट में होता है। तो ठीक है ना, कि मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट ऑफ शॉक में, ठीक है ना, फिर हमने देखा है, इसीलिए हम कहते हैं कि शॉक इंडेक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको पता है कि जो डिफरेंट जो रिस्पेक्टिव शॉक है उसका डिफरेंट एक शॉक इंडेक्स होता है। ठीक है।
ठीक है ना। तो इन जो हम मॉनिटर करते हैं शॉक के पेशेंट को, तो ए रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ जो शॉक है वो एक डिफरेंट शॉक इंडेक्स आपको शो करेगा। और शॉक इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है, ठीक है ना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। किसके लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? देखने के लिए कि पेशेंट का, शॉक का पेशेंट डिकम्पेंसेशन की तरफ जा रहा है या शॉक का पेशेंट रिकवरी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए शॉक जो है हमारे पास कौन कौन से शॉक होते हैं। देखो हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक है, इसको मैं HVS बोलता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं CGS बोलता हूँ, कार्डियोजेनिक शॉक है। इसको मैं NGS बोलता हूँ, जो न्यूरोजेनिक शॉक है। जो इसको मैं सेप्टिक शॉक SS बोलता हूँ, सेप्टिक शॉक है। देखिए ये जो शॉक डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स हैं, इसमें देखो तो ये न्यूरोजेनिक शॉक और जो सेप्टिक शॉक है ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आते हैं। देखो इसमें ये दे आर नॉट एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ वॉल्यूम। इनमें वॉल्यूम का लॉस नहीं होता, ठीक है ना। इनमें वॉल्यूम का लॉस नहीं होता न्यूरोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक में। रादर देयर इज़ मेल एडजस्टमेंट ऑफ और मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। मेल एडजस्ट वॉल्यूम, देखो इनमें वॉल्यूम ठीक होता है लेकिन वॉल्यूम होता है कहीं और, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वेसल्स में होना चाहिए तो कैपिलरीज में होगा, ठीक है, इधर उधर होगा। तो ठीक है, इसीलिए इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है। ये हम कहाँ से करेंगे? DO से, ठीक है। ठीक है ना। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि वॉल्यूम तो ठीक होता है इनमें और लेकिन होता कहीं और है। देखो फॉर एग्जांपल इन न्यूरोजेनिक शॉक ब्लड इज पूल्ड इन पेरिफेरीज, ठीक है ना, इट्स इन पेरिफेरीज और इट्स नॉट गोइंग टू वाइटल ऑर्गन्स। इसीलिए शॉक की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसी तरह इन सेप्टिक शॉक ब्लड फ्लोज टू द वाइटल ऑर्गन्स, ब्लड होता है, काफ़ी होता है इसमें भी, लेकिन इसमें देखो ब्लड फ्लोज टू द वाइटल ऑर्गन्स बट बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया, टॉक्सीमिया, ठीक है, मेटाबॉलिक रीअपटेक इज़ नॉट हैपनिंग इन द बॉडी, ठीक है। तो ये इसी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम तो इनमें ठीक होता है लेकिन जो है ना स्टिल दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि दस डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव एडिक्वेट वॉल्यूम यू आर इन ए स्टेट ऑफ शॉक, ठीक है ना। और दिस मेड मी शॉक ऑल्सो, हाँ ठीक है। तो दैट्स वाई दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। उनको कैटेगराइज किस में किया जाता है? इनको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कैटेगरी में, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इन जो शॉक्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। HVS हो गया, फिर यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, फिर NGS न्यूरोजेनिक शॉक हो गया और उसके बाद सेप्टिक शॉक हो गया। हम डिफरेंट पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, फिर कंपेयर करते हैं कि इनमें क्या क्या कमियां पेशियां होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट रेट देखो, हार्ट रेट सब में बढ़ता है। देखो हाइपोवॉल्यूमिक में बढ़ रहा है, कार्डियोजेनिक में बढ़ रहा है, सेप्टिक शॉक में भी हार्ट रेट बढ़ रहा है। लेकिन देखो तो न्यूरोजेनिक शॉक में ये हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूरोजेनिक शॉक में ये हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है। और देखो न्यूरोजेनिक शॉक है, अगर आप सिंपली उसको डिफ़ाइन करना चाहें एक जुमले में तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन को क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। और अगर देखो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन हो रही है, मैंने पहले ही बताया कि तो फिर ब्रेडिकार्डिया होगा ना, हार्ट रेट क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसीलिए देखो अगर सिंपैथेटिक टोन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन अ हार्ट रेट, देखो ना जब कुत्ता पीछे पड़ता होता है, हम दौड़ते हैं तो हार्ट रेट बढ़ती है तो नहीं, वो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूरोजेनिक शॉक में अगर लॉस है सिंपैथेटिक टोन का तो हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। ठीक है ना। सेम इज़ द रीज़न जहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट भी कम होता है, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक में देखो रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, देखो बढ़ रहा है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, कार्डियोजेनिक शॉक में बढ़ रहा है, इसी तरह सेप्टिक शॉक में भी बढ़ रहा है रेस्पिरेटरी रेट। बट न्यूरोजेनिक शॉक में देखो तो ये रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है और रीज़न इज़ द सेम अगेन, द लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर, देखो सबके लिए लो है लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक में जो है ना सेंट्रल वेनस प्रेशर हाई होता है, याद रखें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है पेरिफ्रीज। देखो पेरिफ्रीज का क्या मतलब अपर लिम, लोअर लिम। देखो शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, हम कंजर्व करती है फ्लूइड को,
फ्लूइड मतलब ब्लड को कंजर्व करती है और देना चाहती है किसको, वाइटल ऑर्गन्स को। कहाँ से उठा के, फ्रॉम पेरिफेरीज। तो क्या होता है कि इन जो शॉक में, ठीक है ना, तो वाइटल ऑर्गन्स में मेटाबॉलिक अपटेक ज़्यादा करने के लिए हमने क्या किया, ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स में की तरफ भेजा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पता है कि पेरिफेरल जो दो टर्म्स हैं यहाँ पे, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और पेरिफेरल कैपेसिटेंस। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और इसीलिए जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ब्लड इज पूल्ड इन द वाइटल ऑर्गन्स एज कम्पेयर टू पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज़ को नहीं दिया जाता है। तो जब ब्लड, यानी कि ब्लड एक गर्म चीज़ होती है ना, तो जब ब्लड गर्म चीज़ होती है तो गर्म चीज़ अगर पेरिफेरीज में हाथों में ना आए तो हाथ क्या होते हैं, कूल। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखो न्यूरोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक में देखो तो क्या होता है, देखो इनमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें देखो वेजो डायलेशन है। ठीक है, क्यों, सिंपैथेटिक टोन ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो वेजो डायलेशन है, तो जब वेजो डायलेशन है तो ब्लड उस तरफ जाएगा, पेरिफेरीज की तरफ। और उसके बाद इसमें देखो सेप्टिक शॉक में इनिशियली वार्म होती है पेरिफेरीज, ठीक है, लेटर ऑन कूल होती है। ठीक है, ठीक है ना, देखो जो सेप्टिक शॉक होता है इनिशियली ये भी वार्म होता है बिकॉज ऑफ द टॉक्सीमिया। इनिशियली पेरिफेरीज इसमें वार्म होती है, लेकिन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे बढ़ता है तो हम देखो सेप्टिक शॉक में ही ऐसी कंडीशन आती है, वो बिल्कुल ऐसी होती है जिससे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की होती है। ठीक है, तो लेटर ऑन कूल होते हैं पेरिफेरीज। तो लेटर ऑन अगर आप देखें ना रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन है तो आप सोचते हैं कि हाँ यार सेप्टिक शॉक है, वरना उसकी कंडीशन जो होती है ना वैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जैसी ही होती है बाद में। ठीक है, इसी तरह इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन एक पैरामीटर है, देखो माइनस इन सब में नहीं है, सिवाय सेप्टिक शॉक में आपको इन्फेक्शन नज़र आएगा। इसी तरह एम वॉस देखो लो है, हाई है। ठीक है ना, ठीक है ना, एम वॉस किसको कहते हैं, देखो इस एम वॉस मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन को एम वॉस कहते हैं। नॉर्मल जो होती है ना मिक्स वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन 65 से 70% के बीच में होती है। ठीक है, अब जो एम वॉस होती है वो नॉर्मल, मैंने कहा कि कितनी होती है एम वॉस, नॉर्मल एम वॉस 65 से 70 से ज़्यादा हो तो हम हाई एम वॉस कहेंगे और 50 से कम हो तो हम लो एम वॉस कहेंगे। ऐसा नहीं है कि 65 से कम, 50 से कम हो तो हम लो एम वॉस कहेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका एम वॉस की नॉर्मल लिमिट्स है। अब एम वॉस देखो, एम वॉस कहाँ आपको देखो, लो है हमारे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, लो है हमारे कार्डियोजेनिक शॉक में यानी कि लेस देन 50%। ठीक है, इसी तरह एनजीएस और सेप्टिक शॉक में ये हाई आ रही है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एम वॉस का कंसेप्ट बता दूँ। देखो अगर ये हार्ट है, ठीक है ना, अगर हम देखें, ये देखें सर्कुलेशन एओर्टा आ रही है, एओर्टा से सिस्टेमिक ऑर्गन्स के बाद यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा और यहाँ पे राइट एट्रियम। ठीक है ना, अब ब्लड जो यहाँ से निकलता है एओर्टा से, अगर हम इस जगह में अगर सेचुरेशन चेक करें इसकी ब्लड की तो ये 97% है। ठीक है, अगर फिर इसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन या ब्लड अपटेकन होता है ऑर्गन्स में, फिर वहाँ से जब वेनस ब्लड इधर आता है ना, तो इधर देखो अगर सेचुरेशन चेक करें तो 65 to 70% होती है। तो इसका मतलब अगर इसको इससे माइनस कर दें तो रफली देखो तो 27 से लेके 32% ऑफ द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड हियर इन दिस प्लेस। ठीक है ना, 27 से 32%, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हैं, देखो ठीक है ना। अब ये एमवॉस है, ये जो है ना शॉक के पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए कैसे काम आता है ये देखने के लिए देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ले लो एग्जांपल, किसकी लेते हैं हम, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। ठीक है ना, ठीक है ना, तो देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में वॉल्यूम कितना कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल सम से कि इट रिड्यूसेस टू 3 लीटर। देखो अब देखो बॉडी रिक्वायर्स 500, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर बॉडी रिक्वायर करती है 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पर सर्किट, ठीक है ना, 500 मॉलिक्यूल ऑफ पर सर्किट, ठीक है ना, तो देखो फॉर एग्जांपल पर सर्किट वॉल्यूम कितना जा रहा है, 6 लीटर में 500 मॉलिक्यूल्स बॉडी ले रही है। ठीक है, 6 लीटर में 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इस बॉडी का शेयर है। ठीक है ना, 6 लीटर में 500 जो है ना, 6 लीटर में 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यही कंडीशन नहीं है, क्योंकि हाइपोवॉल्यूमिया हो चुका है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, तो वॉल्यूम कितना है 3 लीटर्स।
6 लीटर्स नहीं है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है और वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। अब 3 लीटर्स में ठीक है ना, अब बॉडी क्या कहती है, अब इस जगह में देखो, इस जगह में 3 लीटर्स घूम रहा है, नॉर्मली 6 लीटर्स घूम रहा होता है, तो बॉडी 500 उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले रही है, लेकिन अब 3 लीटर्स है तो बॉडी को तो 500 ही चाहिए, ठीक है ना, बॉडी को हर सूरत में 500 चाहिए। बॉडी सेज आई वांट टू एक्सट्रैक्ट माय शेयर फ्रॉम 3 लीटर, मुझे नहीं पता ब्लड जितना भी है मुझे 500 चाहिए कि चाहिए, ठीक है, तो ये बॉडी कहती है। तो अब लेसर वॉल्यूम, ठीक है, सेम 500 इज एक्सट्रैक्टेड, यानी कि 3 लीटर से कितना 500 निकला ऑक्सीजन का जो है ना वो निकला है मॉलिक्यूल, ठीक है। अब निकला है तो ब्लड विच इज़ रिटर्निंग बैक विल बी ओवर यूटिलाइज्ड, ठीक है ना, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ओवर यूटिलाइज, वो बेचारा 3 लीटर रह गया, उसमें से 500 मॉलिक्यूल आ रहा है, वैसे तो 600 में से 500 आ रहा है, लेकिन 3 लीटर से में 500, इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि ये ब्लड जो है ये ओवर यूटिलाइज हो चुका है, दिस ब्लड इज़ ओवर यूटिलाइज्ड एंड हेंस क्या है कि सेचुरेशन क्या होती है, सेचुरेशन इसकी एम वॉज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सेचुरेशन लेस देन नॉर्मल होती है, ठीक है ना, यानी कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में देयर इज़ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, विच इज़ रिटर्निंग बैक, दस एमवॉज इज़ लेस, इसीलिए मैंने आपको पीछे भी कहा था देखो कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में एमवॉज लेस है, कार्डियोजेनिक शॉक में भी एमवॉज लेस है, ठीक है, बाकी दोनों में हाई है, एनजीएस और एसएस में, ठीक है। तो अब याद रखें एक बात, जब भी मैं ये रिमेंबर लिखता हूँ ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, याद रखें, इफ़ यू फाइंड एमवॉज लेस देन 50 डू नॉट स्टॉप रिससिटेशन। अच्छा क्यों, आप देखो इफ़ यू फाइंड एम वॉज लेस देन 50 तो आपने रिससिटेशन स्टॉप नहीं करनी, बिकॉज क्योंकि दिस इज़ स्टिल द डीकम्पेंसेटेड शॉक, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, इफ़ यू फाइंड एम वॉज लेस देन 50 आपने स्टॉप रिससिटेशन को स्टॉप नहीं करना, ठीक है ना, याद रखें दिस इज स्टिल डीकम्पेंसेटेड शॉक, ठीक है। सी वी मॉनिटर शॉक एट 2 लेवल्स, ठीक है, कौन सा, एक क्लिनिकल लेवल है हमारे पास और दूसरा कौन सा है हमारे पास, एक सेलुलर लेवल है, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मॉनिटर हमने करना होता है शॉक को क्लिनिकल लेवल पे और शॉक को मॉनिटर करना होता है सेलुलर लेवल पे। देखो देयर कुड बी ए सिनेरियो जहाँ पे आप शॉक इज़ करेक्टेड क्लिनिकली, क्योंकि देखो शॉक करेक्ट क्लिनिकली का क्या मतलब है, यूरिन आउटपुट इज़ ओके, उसका हार्ट रेट इज़ ओके, बट स्टिल हो सकता है कि वो पेशेंट जो है ना सेलुलर लेवल पे वो करेक्ट ना हुआ हो और आप स्टिल उसको कंपेंसेटेड वैरायटी के साथ फेस कर रहे हो। और अगर ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना, अगर आप स्टॉप करते हैं रिससिटेशन को तो आप पेशेंट की गेम ही फिनिश कर देते हैं। क्योंकि पेशेंट अगेन डीकम्पेंसेट उसमें जाता है, डीकम्पेंसेटेड शॉक में चला जाता है, ठीक है। तो यही तो ब्यूटी है, देखो एमवॉस की ब्यूटी यही है कि ये एक प्रिडिक्टर ऑफ रिकवरी है, ठीक है ना, प्रिडिक्टर ऑफ रिकवरी। देखो एमवॉस अगर लेस देन 50% है, दिस इज देन इट इंडिकेट्स देयर इज ऑनगोइंग हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नॉर्मल 65 से 70 होता है ना, तो 50 से नीचे ये आपको इंडिकेशन देगा कि पेशेंट क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है, ठीक है। ठीक है, सेम इज़ द केस अगर आपके पास पेशेंट है कार्डियोजेनिक शॉक को मैं कभी कभी कार्डियोजेनिक शॉक बोलता हूँ, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम इज़ ओके इन कार्डियोजेनिक शॉक, लेकिन हार्ट इज़ नॉट पंपिंग एनफ ऑफ द ब्लड, कार्डियक आउटपुट कम है भाई, कार्डियक आउटपुट इसमें कम होता है, ठीक है ना। तो जो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम है, तो देखो ये ठीक है ना, तो अब जब कार्डियक आउटपुट कम है तो क्या होगा, अगेन हार्ट से ब्लड कम निकलेगा, तो 6 की बजाय 3 निकलेगा, तो 3 लीटर से बॉडी तो वही है ना, बॉडी तो कहती है कि भाई मुझे अपना पूरे का पूरा शेयर चाहिए, चाहे ब्लड 3 हो या 6 हो या 2 हो, ठीक है। तो फिर होता क्या है, इसमें भी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड होती है, जिसकी वजह से जब जो वेनस एंड में मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है कम हो जाती है, लेस देन 50 हो जाती है, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में भी। अब देखो एमवॉस को पढ़ते हैं सेप्टिक शॉक के हिसाब से। देखो वॉल्यूम जो है ओके है अगेन सेप्टिक शॉक में, बट देखो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन इज़ इम्पेयर्ड ड्यू टू टॉक्सिन इफेक्ट, ठीक है, टॉक्सिन के इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन इज़ इम्पेयर्ड,
जिसकी वजह से अंडर यूटिलाइजेशन, देखो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड हो रही है। तो एमवॉस क्या हो रही है, हाई हो रही है, इसमें ग्रेटर देन 70% होती है। ठीक है, अगेन मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। ठीक है ना, ब्लड आ रहा है, ठीक ठीक आ रहा है, ऑर्गन्स तक भी सही सही जा रहा है। ठीक है, देखो इन ऑर्गन्स में फिर देखो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन की इम्पेयरमेंट है इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐसे इधर पहुंच जाती है। ठीक है, जब इधर पहुंचती है तो ये 70 से अबव आपको सेचुरेशन मिल जाएगी, परसेंट सेचुरेशन। ठीक है ना, इसी तरह ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेम सारी अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन की है। ठीक है, इससे आपको ये दो कंसेप्ट लेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा तो कौन कौन से ओवर यूटिलाइजेशन और कौन सा दूसरा हमारे पास अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो एमवॉस इन न्यूरोजेनिक शॉक, देखो अगेन वॉल्यूम इज ओके। न्यूरोजेनिक शॉक में पेरिफेरल पूलिंग होती है किसकी, ब्लड की। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्गन्स की तरफ फ्लो कम हो रहा है। जब ऑर्गन्स की तरफ कम हो रहा है फ्लो तो एक्सट्रैक्शन भी कम होगा। ठीक है, फ्लो कम हो रहा है ऑर्गन्स की तरफ तो एक्सट्रैक्शन भी कम होगा। जब एक्सट्रैक्शन कम होगा तो अगेन क्या होगी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से एमवॉस ग्रेटर देन 670 आ जाएगा न्यूरोजेनिक शॉक में भी। ठीक है ना, तो अब देखो अगर हम मैनेजमेंट ओवरव्यू की बात करें किसकी, शॉक की, तो देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हम क्या करते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हम फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, जबकि देखो कार्डियोजेनिक शॉक में हम फ्लूइड्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स बंद करते हैं। ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हम फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, फिर इतना फ्लूइड देते हैं, या देखो ग्रेड 3 हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और ग्रेड 4 में हमें फिर ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कार्डियोजेनिक शॉक फ्लूइड्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, साथ में आयोनोट्रॉप्स हम देते हैं। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में फिर हमारे पास क्या है, देखो हमारा जो पेशेंट है आजकल जो आईसीयू में हमारा पेशेंट है जिसकी हमने क्या की थी, लेप्रोटमी की थी फॉर डिड्यूनल परफोरेशन। ठीक है, हो सकता है उसको एमआईवी वो हुआ है और क्योंकि वो पीआईसी से आया हुआ था पहले, तो अब यहाँ पे हम उसको सपोर्ट पे हैं, डबल सपोर्ट पे हम उसको रख रहे हैं। तो इसको हमने देखो फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट किया था कल मैंने जाके। ठीक, इसीलिए किया था कि हम उसको कार्डियोजेनिक शॉक से सस्पेक्ट उसका कर रहे थे। ठीक है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ था। ठीक है, उसके बाद आयोनोट्रॉप्स हम देते हैं, जैसा कि उसको हम क्या दे रहे थे, एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन देखो एड्रेनालिन। ठीक है, आयोनोट्रॉप्स के बारे में मैं बताऊँ पहले। आयोनोट्रॉप्स जो फर्स्ट चॉइस आयोनोट्रॉप्स होते हैं वो कैटेकोलामीन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, या इसको क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन बोलते हैं। ठीक है, फिर डोपामीन। ठीक है, ये हमारे आयोनोट्रॉप्स हैं। ठीक है ना, तो आयोनोट्रॉप्स जो हैं ये हमारे हो गए। ठीक है, उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक में हम क्या करते हैं, हम देते हैं फ्लूइड्स बिल्कुल, और साथ में आयोनोट्रॉप्स देते हैं। फिर सेप्टिक शॉक में देखो फ्लूइड्स देते हैं प्लस माइनस आयोनोट्रॉप्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, तो ये आपने मैनेजमेंट ओवरव्यू याद रखना है। ठीक है, इसमें ख़ास बातें, कार्डियोजेनिक शॉक में हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा, सेप्टिक शॉक में हम फ्लूइड्स के साथ आयोनोट्रॉप्स प्लस माइनस सही है। ठीक है, बाकी देखो इसमें ब्लड भी हम दे सकते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। ठीक है, तो मैं आयोनोट्रॉप्स की बात कर रहा था कि फर्स्ट चॉइस कैटेकोलामाइंस ये हो गए। और ड्रॉबैक क्या है इनका, ड्रॉबैक क्या होता है कि याद रखें, इनका ड्रॉबैक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है ना, तो इनका ड्रॉबैक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, देखो इसीलिए जब आप सपोर्ट पे होते हैं तो इनका ड्रॉबैक वेंट्रिकुलर, ये जो पेशेंट्स होते हैं ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे जा सकते हैं। इनकी आपने क्या करनी है, एरिथमियाज जिनको, ठीक है एरिथमियाज, तो इनकी फिर क्या करनी होती है, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग अगर जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट एरिथमिया में जा रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, आपने करेक्ट करके क्या देना है उसको, लिडोकेन। इसीलिए आप हमेशा लिडोकेन लोडेड रखें ऐसे पेशेंट के साथ, लिडोकेन हमेशा लोडेड रखें। इसीलिए लास्ट टाइम हम जो सर्जरी कर रहे थे, क्रोनिक सीकेडी का पेशेंट था, एक एल्डरली पेशेंट था, उसको केवेज जब हो रही थी तो ही डेवलप दिस। ठीक है, ही डेवलप दिस, जब उसको हम सपोर्ट कर रहे थे ही डेवलप एरिथमिया, हमने क्या किया उसको लिडोकेन दिया और ही वॉज ओके, ही स्टिल ओके। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम शॉक को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखो कार्डियोजेनिक शॉक, सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक अगर आप लेमैन उसमें बात करें तो ये इसको क्या कहते हैं, हम पंप फेलियर कहते हैं। देखो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, कार्डियोजेनिक शॉक की 3 टाइप्स होती हैं। देखो फंक्शनल डिफेक्ट, ठीक है ना,
हार्ट के अपने कोई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से फंक्शनल जो हम उसको क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है, याद रखें। इसमें क्या होता है, फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह, ठीक है। दूसरा जो शॉक होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोजेनिक शॉक। और ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोजेनिक शॉक ये क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो, ठीक है। और फिर कंप्रेसिव कार्डियोजेनिक शॉक एसोसिएटेड विद क्या, एक्सटर्नल या मैकेनिकल कंप्रेशन ऑफ द हार्ट की वजह से, मतलब हार्ट सीप हो गया, बाहर से किसी ने सीप किया, वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ठीक है ना। देखो फिर कार्डियोजेनिक शॉक मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होगी, फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, फॉर एग्जांपल इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो, फॉर एग्जांपल इनकी एग्जांपल कौन सी, स्टेनोसिस, कौन सी स्टेनोसिस, मिट्रल, एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकास्पिड, जो भी स्टेनोसिस हो, ठीक है ना। उसके बाद टेंशन न्यूमोथोरेक्स, याद रखें, टेंशन न्यूमोथोरेक्स एक ऐसी बीमारी है, कंडीशन है जिसकी वजह से कंप्रेसिव शॉक होता है। ये देखो इधर लिखा हुआ है मैंने, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। लेकिन लेट स्टेज ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स में फिर क्या होता है, किंकिंग ऑफ द वेना केवा हो जाता है, ठीक है। क्या, किंकिंग ऑफ द वेना केवा, जिसकी वजह से डेफिनेटली वेना केवा किंक होगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक तो होगा ना, ठीक है। इसी तरह फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। और याद रखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ये, ठीक है ना। यहाँ पे सोचना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव वैरायटी, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पंप फेलियर या फिर कार्डियोजेनिक शॉक कौन सी है, फंक्शनल कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। ये MSH नहीं है यार, ये कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर हमारे पास कंप्रेसिव जो शॉक है, कंप्रेसिव एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल मैकेनिकल कंप्रेशन, ठीक है ना। देखो करीब से देखो, एक्सटर्नल मैकेनिकल कंप्रेशन की वजह से एग्जांपल्स इसमें टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। देखो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की लेट स्टेज देखो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आ रही है बिकॉज ऑफ किंकिंग ऑफ वेना केवा, ठीक है। फिर कार्डियक टेम्पोनाइड इसमें हमारे पास आ रहा है, और PPV ऑल्सो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रेसर भी है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं अभी सेप्टिक शॉक, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो सेप्टिक शॉक के बारे में कि यू शुड नो अबाउट SIRS। सबसे पहली बात तो ये, सबसे जब तक आपको SIRS का पता नहीं चलेगा आप सेप्टिक शॉक को कैसे डिफाइन करेंगे। असुट लेल ने भी कि सर्स जी खान, सर्स कहता हूँ इसको मैं, तो हम जुबान मजा के जी खान तो बेस्ट सेप्सिस खेत डिफाइन थूँ हैं कहते डिफाइन, तो इसीलिए सर्स जी खान लेल वो को। देखो हार्ट रेट ग्रेटर देन 90 पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 22 पर मिनट हो, partial pressure of carbon dioxide less than 32 millimeter of mercury, WBC is greater than 12,000 या फिर लेस देन 4,000। देखो ये WBC में यहाँ पे कमांड फंसी हुई है, ठीक है। WBC इज ग्रेटर देन 1200 या लेस देन 400, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 3800 या लेस देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड या लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब देखो ये सारी जो है ना जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना। अगर देखें इनमें से कोई से दो या दो से ज़्यादा फोन पॉजिटिव, तो हम उसको कहेंगे कि भाई सर्स है, ठीक है, उसको हम सर्स है। अब सेप्सिस क्या है, सेप्सिस इज सर्स प्लस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्स कहते हैं, ठीक है ना। देखो सेप्टिक शॉक में फिर क्या होता है, सेप्टिक शॉक क्या कहेंगे, सेप्सिस प्लस हाइपोटेंशन, इसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसको आप ऐसे लिख लें, सेप्टिक शॉक या SS इक्वल टू सर्स प्लस हाइपोटेंशन, ये हो गया ना। सर्स क्या होता है, सर्स क्या होता है, सर्स हमारे पास सॉरी सेप्टिक शॉक इस एक मिनट ठीक है, इस तरह आप ब्रेक करें। देखो सेप्टिक शॉक इज इक्वल टू सेप्सिस प्लस हाइपोटेंशन ना, तो सेप्सिस फिर इसको ब्रेक करें, सेप्सिस को तो सर्स प्लस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेप्सिस। फिर सर्स की डेफिनेशन वही है, इक्वल टू और ग्रेटर देन जितने भी कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर इनमें से दो या दो से ज़्यादा हो तो हम सर्स उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेप्सिस सिंड्रोम होता है जिसमें सेप्सिस होता है, साथ में फिर ऑर्गन फेलियर होता है, ठीक है, उसको सेप्सिस सिंड्रोम बोलते हैं।
ठीक है ना। तो जो सेप्सिस सिंड्रोम है अगर बात करें इसमें, तो वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन इंजरी किस ऑर्गन की होती है, ठीक है, तो ये लंग्स की होती है। इसी तरह या फिर फर्स्ट ऑर्गन टू बी इंजर्ड, ये लंग्स की। लंग्स में होती क्या इंजरी, ARDS हो जाता है लंग्स में, ठीक है। और उसके बाद हाउ यू टेल द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट ऑफ सेप्सिस सिंड्रोम, देखो इसमें हम क्यू सूफा स्कोर यूज़ करते हैं, क्यू सूफा, ठीक है ना, क्यू सूफा, ठीक है ना। देखो क्यू सूफा में हमने अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने होते हैं, 3 हमने क्वेश्चंस पूछने होते हैं। सवाल नंबर 1, इज़ द सिस्टोलिक BP लेस देन 100, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। दूसरा सवाल, अल्टर्ड सेंसोरियम तो नहीं है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 22 पर मिनट, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। देखो इफ़ द आंसर इज़ यस टू ऑल ऑफ देम वी गिव 1 मार्क, ठीक है ना। टोटल मैक्सिमम मार्क उसमें 3 होते हैं, ठीक है, एक स्कोर तो 3 स्कोर। इफ़ द आंसर इज़ नो टू ऑल ऑफ वी गिव 0 स्कोर टू ईच, ठीक है। यानी कि नो को हम 0 स्कोर देते हैं, यस को हम 1 स्कोर देते हैं। अब क्या है, अब अगर टोटल स्कोर 2 और मोर हो तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ पुअर प्रोग्नोसिस। तो हमारा जो कल का जो पेशेंट है ये जो है ये हम इसका कल क्यू सूफा स्कोर देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की जबकि भी बात करेंगे हम, इसमें ग्रेड्स हैं और इसमें फीचर्स हैं, ठीक है। देखो इसमें फिर ग्रेड्स की बात करें तो 4 ग्रेड्स हैं, ठीक है। अच्छा याद रखें, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 यूनिट ब्लड इन एडिशन, ठीक है, फॉर ऑल यूनिट क्रिस्टलॉइड्स, ये आपने ज़रूर याद रखना है, 4 ग्रेड्स हैं इसके, ठीक है। इसी तरह इसको अगर हम इसके फीचर्स देखें और ग्रेड्स देखें तो ठीक है ना। तो देखिए कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने से पहले एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता हूँ, मार्कर्स ऑफ सेप्सिस, मार्कर्स ऑफ सेप्सिस, ये कैसा क्वेश्चन है और ये क्या क्या है ये आपने देखने हैं, ठीक है। मार्कर्स ऑफ सेप्सिस एक क्वेश्चन पूछा था उसमें, ठीक है, समझ रहे ना। फिर उसके बाद देखो कि अब इसकी ग्रेड्स देखते हैं। देखो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की मैंने बताया फीचर्स हैं, ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स में 3 और 4 में आपको ब्लड की ज़रूरत होती है अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टलॉइड, बाकी सब में क्रिस्टलॉइड्स की भी ज़रूरत होती है। देखो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4, ठीक है। अच्छा परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस देखें, इसमें ग्रेड 3 में लेस देन 15% होती है, 15 to 30 होती है, और इसमें ग्रेटर देन 30 अप टू 40 और ग्रेटर देन 40 होती है, ठीक है। ग्रेटर देन 30 अप टू 40 में उसमें क्या होगा, ग्रेड 3 होगा, ठीक है। अच्छा ML लॉस में देखो 15% अगर को कैलकुलेट करें तो 750 बनता है, 15 से 30 तो 750, 15 तो 750 ही बनता है ना, इधर देखो। और आपको पता है हमने जब डोगर में पढ़ी थी ये बात, जब एक जो पॉइंट ऑफ ब्लड डोनेट करने आता है तो वो इतना ब्लड लूज़ करता है, ठीक है। 750 से 1500, फिर 1500 से 2000, फिर ग्रेटर देन 2000 है, ठीक है। हार्ट रेट की बात की जाए तो लेस देन 100 पर मिनट, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 120 और ग्रेटर देन 140, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 35 से ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, 35 इसमें भी आ रहा है, 30 से 40 के बीच में इसमें भी आ रहा है। तो इस केस में हमने क्या करना होता है, 35 इस इन बोथ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। तो हमने अब क्या करना है, अब क्या करोगे आगे, तो हमने देखना है हार्ट रेट से कंपेयर करोगे। देखो इफ़ हार्ट रेट इज़ 37, देखो इफ़ हार्ट रेट इज़ 37, ये देखो अगर हार्ट रेट आपको कहाँ मिलेगी, हार्ट रेट इज़ ग्रेटर देन किधर गया, इफ़ हार्ट रेट इज़ ठीक है, नहीं इफ़ हार्ट रेट नहीं, रेस्पिरेटरी रेट तो है 37 है, लेकिन ये हार्ट रेट इज़ 126 प्लस रेस्पिरेटरी रेट 37, तो हम देखो 126 कहाँ लाई करती है इधर, तो ये ग्रेड 3 है। अगर रेस्पिरेटरी रेट 37 है, देखो रेस्पिरेटरी रेट की बेस पे ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, तो हमने हार्ट रेट की मदद लेनी है, बस इतनी सी बात है। तो देखो वो 37, हार्ट रेट अगर 56 है तो ये देखो ग्रेड 4 आएगा, क्यों ग्रेड 4 में फिर हार्ट रेट 140 से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आपने हार्ट रेट की मदद लेनी है अगर काम रेस्पिरेटरी रेट से नहीं बन पा रहा तो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तो था रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट। फिर देखें यूरिन आउटपुट देखते हैं हम इसमें। देखो अगर 60 kg का आदमी एडल्ट में क्या हो सकता है कि एवरेज अगर हम 60 kg का आदमी ले लें और एवरेज जो यूरिन आउटपुट है 0.5 ml पर kg पर आर ले लें, तो उस हिसाब से देखो अगर तो ग्रेटर देन 30 ml पर आर है, ग्रेटर देन 30 ml पर आर है तो ये ग्रेड 1 है, ठीक है। ग्रेड 2 में फिर कितनी होती है, कम होती जाती है 20 से 30,
ठीक है, ml पर आर। उसके बाद ग्रेड 3 में कितनी आ रही है, 5 से 15 ml पर आर, और ग्रेड 4 में कितनी आ रही है, नील। ठीक है ना, तो ये आपने सारा देखना है। ठीक है, फिर मेंटल स्टेटस हमने देखना होता है। मेंटल स्टेटस के लिए निमोनिक याद रखें, OARC, ओ आर्क। ठीक है, ओरिएंटेड, एग्जियस, आर से रेस्टलेस, और सी से कंफ्यूज्ड। ठीक है, और लिथार्जिक। ठीक है, इसी तरह मैनेजमेंट देखें। मैनेजमेंट जो है, देखो मैनेजमेंट सब में फ्लूइड्स सब में चलेंगे, फ्लूइड्स सब के सब हाइपोवोलेमिक शॉक में फ्लूइड चलेगा। फॉर फ्लूइड में कौन सा पसंदीदा फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड, और क्रिस्टलॉइड के अंदर कौन सा, वाइट 9% नॉर्मल सलाइन सब में चलेगा, एक्सेप्ट साथ में फिर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में फिर ब्लड भी हम देंगे क्रिस्टलॉइड के साथ। क्रिस्टलॉइड तो सब में चलेगा, लेकिन ब्लड किस में देंगे साथ में, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ये देखो ग्रेड 3 है ना, ये देखो ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 ये आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्रिस्टलॉइड भी देना है। तो इसको मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ ना, इसको आप ऐसे देख लें। देखिए ये देखो पूरा पेज इसमें आ रहा है। ठीक है ना, इसको आपने स्क्रीन रोटेट करके आपने पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना, मिसलेनियस पॉइंट्स अबाउट, ठीक है ना, शॉक पढ़ते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मार्कर्स ऑफ सेप्सिस। मार्कर्स ऑफ सेप्सिस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्कर है ना, वो प्रोकैल जिसको बोलते हैं हम, प्रोकैल शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन प्रोकैल्सिटोनिन है। ठीक है ना, ये देखो ये प्रोकैल्सिटोनिन एक मार्कर है सेप्सिस का, और बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है ये। ठीक है, याद रखो ये ऑल्सो इट इज़ अ बेस्ट गाइड फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी भी है। ठीक है ना, एंटीबायोटिक थेरेपी देखें सेप्सिस में, आप ऐसे ही आप WBC काउंट देख के नहीं करते, क्योंकि देखो WBC काउंट्स आर, WBC जो है ना रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं WBCs। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, दे रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, दे टेक टाइम टू फ्लक्चुएट, याद रखें, they take time to fluctuate। ठीक है, they follow their trend। ठीक है ना, तो ये they take time to fluctuate। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप WBC देख रहे हैं 10 और 10 के, और जो है वो क्या कहते हैं, आपका जो प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स आ रहे हैं 16 और 17, तो आई विल नॉट ट्रस्ट WBCs। ठीक है ना, आई विल ट्रस्ट प्रोकैल्सिटोनिन। ठीक है, इसीलिए इसको बेस्ट गाइड फॉर एंटीबायोटिक थेरेपी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, देखो होता क्या है, प्रोकैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में नॉर्मली पैराफोलिकुलर सी सेल्स ये बनाते हैं, और ये जो बनाते हैं ना बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होती है, 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से, बहुत जितना होता है। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल होती है। दूसरा सोर्स ऑफ प्रोकैल्सिटोनिन जो होता है बॉडी में, वो बैक्टीरिया होता है। अगर बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए वो प्रोकैल्सिटोनिन बनाते हैं। तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन देखो, इसीलिए अब ये पैराफोलिकुलर सेल्स ये तो नेग्लिजिबल बनाते हैं, ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया जो बनाते हैं वो हाई लेवल ऑफ एकदम रेज हो जाते हैं प्रोकैल्सिटोनिन, यानी कि यहाँ तक कि ग्रेटर देन 21 2 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 2 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ये हमें सीवियर सेप्सिस हमें दिखाता है। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर ऐसा हो प्रोकैल्सिटोनिन प्रोकैल इस लेवल में हो, तो ये दिस इज़ द टाइम टू टेक हाई एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, याद रखें मीरोपिनेम, सेल्बेक्टेम वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी तरह कुछ लोग फिर CRP भी यूज़ करते हैं एज ए मार्कर ऑफ सेप्सिस, बट नाउ इट इज़ CRP-HS यूज़ होता है, हाईली सेंसिटिव CRP ये यूज़ होता है। और उसके बाद CD14 और सेप्सिन मॉलिक्यूल्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये अंडर इवेल्यूएशन है। ठीक है, ठीक है ना, फिर हम देखते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ शॉक। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंड पॉइंट है MWOS है। ठीक है, अगर MWOS नहीं ऑप्शंस में नहीं है, तो फिर आप यूरिनरी आउटपुट देखेंगे। ठीक है ना, यूरिनरी आउटपुट, नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट कितना होता है, ग्रेटर देन 0.5 ml पर kg पर आवर फॉर एडल्ट्स, 1 to 2 ml पर kg पर आवर फॉर किड्स, देखो 2 ml पर kg पर आवर फॉर इन्फेंट्स होता है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है।